प्यारे बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर ही पुनः अध्ययन अभी करेंगे और इसमें देखेंगे आवर्ती गुणों का क्रमिक परिवर्तन जो होता है। आप जानते हैं कि आवर्ती गुण मूल रूप से परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी व ऋण विद्युता तथा धात्विक व अधात्विक गुण ये आपके कोर्स में हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रश्न एक हम आपको दिखाते हैं। निम्न को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। NOF, फिर दूसरा है NPAS, BI एंड SB। तो यहां पर प्रश्न में यह पूछा गया कि इनको बढ़ते हुए क्रम में इनके आकार या परमाणु त्रिज्या के आप व्यवस्थित करें। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी 2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं या 1 नंबर में, जैसे पूछा गया था एक बार प्रश्न कि निम्न में सबसे छोटा आकार किसका है, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है किंतु अग्रिय गैसों की त्रिज्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, क्यों। तो बच्चों, इस तरह के कई प्रश्न आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी तथा ऋण विद्युता, धात्विक व अधात्विक गुण आदि से पूछे जा सकते हैं। तो हम इस पर बहुत शॉर्ट में और एक कॉम्पैक्ट ठोस अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या को। परमाणु त्रिज्या में जितने भी प्रश्न अभी हमने आपको बताए हैं, इन सब का आंसर अगर आपको देना है तो 2-3 बातें ही आपको ध्यान में रखी हैं। यानी इन प्रश्नों की अगर व्याख्या करने के लिए आपको आता है, पूछा जाता है, तो आप 2 पॉइंट नोट करेंगे। पहला है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यहां जाने पर है, जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है तथा बाह्यतम कोश के लिए n का मान स्थिर रहता है। इस बात को आप ऐसे समझें। सपोज करें कि एक ये परमाणु है जिसका ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो वास्तव में नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात इनके बीच जितना अधिक आकर्षण बल होगा उतना ही नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अतः आकार घटेगा। तो हमें कह सकते हैं कि Z का मान जितना अधिक होगा, परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा होगा, नाभिक उतना का प्रभावी नाभ की आवेश भी ज्यादा होगा और वह उतने ही बल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस, AR का मतलब है एटॉमिक रेडियस, Z के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु क्रमांक या नाभ की आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी सामान्य रूप से। लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ अगर कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जैसे पहला कोष पहले आवर्त के तत्वों के लिए होता है, तो पहले आवर्त के तत्व हम देखें, फिर दूसरे आवर्त के तत्व देखें जिनके लिए दूसरा कोष स्टार्ट हो जाता है, तो सीधी सी बात है दूसरे कोष के जो तत्व होंगे उनका आकार पहले कोष से अधिक होगा, अर्थात n का मान, बाह्यतम कोष का जो परमाणु कक्षा होती है, कक्षा संख्या या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जितना अधिक होगा, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस उतनी ही अधिक होगी। तो 2 मेन फैक्टर हैं, एक है परमाणु क्रमांक और दूसरा है परमाणु त्रिज्या। आपने देखा कि जितना ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, परमाणु त्रिज्या उतनी ही कम होगी। लेकिन अगर कोषों की संख्या बढ़ती है तो n का मान बढ़ेगा, n का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को अगर देखें तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी। क्यों घटेगी?
क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि हैं जिनको हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है। आप जैसे जैसे देखिए आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, आकार अपने आप छोटा होता जा रहा है। यहाँ पर नीले रंग में आप इनका आकार देख रहे हैं। तो आकार छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि नाभिकीय आवेश, परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोष वही है। द्वितीय कोष के हैं ये सभी, तो इनमें इलेक्ट्रॉन द्वितीय कोष में है, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नाभिक पर आवेश बढ़ रहा है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इनका आकार छोटा होता चला जा रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटेगी, साइज छोटा होता जाएगा। ये फिगर आप अपने दिमाग में अगर रखेंगे तो खुद ही क्लियर होगा कि देखिए इस फिगर में बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा हो रहा था। लेकिन जब किसी वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, तब आप देखिए परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है, यानी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है और कोषों की संख्या भी क्या है, वो बढ़ रही है। यहां से जब आप यहां जाते हैं तो परमाणु क्या होता है, एक कोष नया जुड़ जाता है। ये द्वितीय कोष के हैं और ये तृतीय कोष। तो नया कोष जोड़ने के कारण इनका आकार लगातार बढ़ रहा है और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका प्रभाव उतना नहीं है जितना कि कोष बढ़ने का प्रभाव है। यही कारण है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, जबकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, देखिए अब अक्रिय गैसें जो होती हैं, आपसे जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम अक्रिय गैसों को देखें तो बच्चों अक्रिय गैस बाएं से दाएं जाने पर इनका आकार बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसमें आप देख रहे हैं आकार छोटा दिखाया गया है, जबकि इनका आकार अपेक्षाकृत परमाणु त्रिज्या जो होती है ये अधिक होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है। इस फिगर में आकार इनका छोटा दिखाया गया है, किंतु परमाणु त्रिज्या जो होती है रियली वो बड़ा होती है। तो थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप जरूर दिमाग में रखें। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, अक्रिय गैसों के परमाणु क्यों अपेक्षाकृत किसी आवर्त में बड़े होते हैं? इनका रीजन है, अगर हम देखें तो जो सामान्य तत्व हैं इनके परमाणु आपस में, जैसे Cl2 है, H2 है, O2 है, तो ये आपस में वास्तविक आबंध बांड बनाते हैं और इनकी कक्षकें ओवरलैप करती हैं, ये बहुत नजदीक होते हैं। अतः इनके बीच की अंतर परमाणविक दूरी कम होती है और परमाणु त्रिज्या जो मेजर की जाती है उसका मान भी काफी कम आता है। लेकिन अक्रिय गैसों में कोई बांड नहीं बनता है। ये एक दूसरे के निकट जब आते हैं तो इनके बीच दुर्बल वंडर वाल बल कार्य करता है। इस दुर्बल बल के कारण इनके बीच काफी दूरी होती है, अतः इनके बीच की अंतर परमाणविक दूरी अधिक होगी। अतः वंडर वाल के आधार पर जो त्रिज्या नापी जाती है वो काफी अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या अक्रिय गैसों के केस में दुर्बल वंडरवाल बल पर आधारित होती है, अतः इनकी परमाणु त्रिज्या अपेक्षा से अधिक होती है। इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आयनन विभव पर। आयनन विभव क्या होता है आप जानते हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। इसी तरह से बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं और इसकी वैल्यू सदैव ज्यादातर नेगेटिव होती है, कभी कभी ये पॉजिटिव भी आती है। ऋण विद्युता आप जानते हैं कि बांडों में जब भी कोई आबंध बनता है तो दो परमाणु जब बांड बनाते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को व्यक्त करता है। तो ये तीनों कारक फैक्टर, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और ऋण विद्युता, आप अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। लेकिन इनका ट्रेंड जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एक चीज विशेष करके ध्यान रखें कि ये इन तीनों का ट्रेंड एक ही होता है, सेम होता है,
सामान्य जो ट्रेंड है वो सेम है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ देखिए बढ़ रहे हैं, अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर किसी वर्ग में इन तीनों का मान घटेगा, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर इन तीनों का मान आप देखिए बढ़ रहा है। तो सीधा सा आप एक देख सकते हैं कि एक एरो बनी है जो नीचे से चल रही है, ऊपर होते हुए फिर दाएं मुड़ गई है। तो ये क्रम इनका होता है परिवर्तन का, तीनों ही इसी क्रम में चेंज होते हैं। इसका रीजन अगर पूछा जाता है कभी भी क्यों ऐसा होता है, तो आप बताएंगे ये तीनों ही वैल्यूज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर के अनुक्रमानुपाती होती हैं और त्रिज्या या परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो आप देखिए जिस तरह से परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन था उसका जस्ट विपरीत यहाँ पर पाया जा रहा है। तो तीनों में ही आप लिख सकते हैं कि चूंकि परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है, अतः इन तीनों का मान बढ़ता है। इसी तरह से Z का मान बाएं से दाएं बढ़ता है, अतः इन तीनों का मान बढ़ता है। और ये तीनों कारक नाभिक के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। तो ये सामान्य क्रम आपको याद होना चाहिए, चाहे आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है या ऋण विद्युता है, इनके क्रम अगर पूछे जाते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं। किंतु प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं वो इनके बच्चों एक्सेप्शन पर आधारित होते हैं। जैसे एक एक्सेप्शन हम आपको दिखाते हैं, आयनन विभव में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, बाएं से दाएं जाने पर इनका आयनन विभव बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है, लेकिन एक व्यतिक्रम आपको देखने को मिलता है और वह है कार्बन के बाद नाइट्रोजन का तो आयनन विभव बढ़ा, किंतु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम तुलना करें यहां पर देखिए तो ये क्रम उलट गया है। नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है, फिर से वही क्रम सही हो जाता है कि ऑक्सीजन से फ्लोरीन का आयनन विभव अधिक है और फ्लोरीन से अधिक नियान का आयनन विभव है। इस पर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक है। तो इसका आंसर एक लाइन में आपको लिखना है कि नाइट्रोजन के पास विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसमें बाह्यतम कोश में अर्धपूरित और पूरित यानी पूर्ण और अर्धपूर्ण उपकोष होते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं, अतः इनसे इलेक्ट्रॉन निकलना अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन में असामान्य रूप से अधिक आयनन विभव पाया जाता है। दूसरा जो अपवाद है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी देख रहे थे। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में जो अपवाद है मूल रूप से वह है फ्लोरीन का। अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान घटना चाहिए, अर्थात क्रम ये होना चाहिए था कि फ्लोरीन से क्लोरीन का कम होता, क्लोरीन से ब्रोमीन का कम, ब्रोमीन से आयोडीन का। तो आप देखिए यहां तक अगर हम देखें तो ये क्रम सही है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। क्लोरीन से ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान कम है और ब्रोमीन से आयोडीन का कम है, लेकिन फ्लोरीन का हम देखें तो क्लोरीन से कम हुआ जबकि ये ज्यादा होना चाहिए था। इस पर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान फ्लोरीन से अधिक है, व्याख्या करिए। तो इसका व्याख्या आप करते समय स्पष्ट रूप से बस इतना दिखाएंगे, ये दोनों फिगर बनाएंगे और लिखेंगे कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है जिसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इस पर बहुत अधिक हो जाता है। क्लोरीन में अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो इसका आकार बड़ा है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन हम इसके बाह्यतम कोश में प्रवेश करते हैं तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन
का प्रतिकर्षण घनत्व अधिक होने के नाते अधिक हो जाता है, अर्थात इसके प्रवेश का अधिक विरोध होता है, जबकि क्लोरीन में कम होता है। यही कारण है कि अधिक प्रतिरोध के कारण फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान घट जाता है। तो इसमें आप फिगर बनाएंगे और स्पष्ट रूप से केवल इतना लिखेंगे, फ्लोरीन का आकार छोटा होने के नाते इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कठिन हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान घट जाता है, अतः क्लोरीन का मान अधिक होता है। इतना लिख करके हम कंप्लीट मास प्राप्त कर सकते हैं। फिगर ही अपने आप में सब कुछ बता देता है, इसलिए फिगर जरूर बनाएं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी डेल्टा EgH का मान धनात्मक क्यों होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशिष्ट होता है, जिसमें बाह्यतम कोश में पूर्ण S और अर्धपूर्ण P है, अतः यह अधिक अस्थायी है और इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का तीव्र विरोध करता है। इस विरोध के कारण ही इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण अधिक हो जाता है और प्रतिकर्षण का मान जब आकर्षण बल से अधिक हो जाता है तब इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी धनात्मक हो जाती है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आता है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है। तो फ्लोरीन है, ये आप जानते रहिए। ऋण विद्युता में कोई अपवाद नहीं होता है, वो सीधे सीधे क्रम का पालन करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान सर्वाधिक किसका है? क्लोरीन का। और एक चीज ये भी आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है यही इलेक्ट्रॉन बंधुता मानी जाती है, किंतु तब इसका मान धनात्मक होता है। अब बच्चों एक समरी हमने बना दी है इन सभी गुणों की। आप देखें एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, जबकि बाएं से दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता। तो ये एरो बढ़ने की दिशा को बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। तो जो क्रम हमने आपको भी दिखाया था उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा एक प्रॉपर्टी है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी धात्विक और अधात्विक गुण। तो अधात्विक गुण जो होता है ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है एंगुलर, आप देख रहे हैं विकर्ण के रूप में, अर्थात यहां से ऊपर जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। इसको हमने यहां नीचे आपको बताया हुआ कि धात्विक गुण का मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं घटता है। सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का CS होता है। अधात्विक गुण इसी का जस्ट विपरीत होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि उपधातु कौन कौन से हैं, जिन्हें आप जान लें कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड एस्टेस्टाइन में कुछ हद तक धात्विक गुण होते उपधातु के गुण होते हैं। इसका एक फिगर है। इस फिगर को अगर आप याद रखते हैं तो आपको पी ब्लॉक में कितनी धातुएं हैं, कितनी अधातुएं हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर पिंक कलर जो है ये मेटल नॉन मेटल्स का है, ग्रीन कलर मेटलॉइड्स यानी उपधातुओं का है और येलो कलर मेटल्स का है। बच्चों इस तरह से आप मेटल्स, उपधातु और अधातु तीनों को पहचान सकते हैं। ये उपधातु हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb, टेल्यूरियम और At। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।